मैडम मुझे तो बोलने दीजिए आप, या आप ही बोलती रहेंगी? मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप खराब करेंगी। सवाल पूछना मेरा काम है और मैं वही कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जब से आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन हमने सफल कर दिए 75 जनपदों में, हाँ। तब से इनकी बौखलाहट बढ़ गई दोनों पार्टियों की। और ये जो है कभी अपने ब्राह्मण मंत्रियों को बुला के कोई मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने ईमानदारी से बीजेपी की सरकार ने काम ब्राह्मणों के हित में किए होते तो इनको ये जो है इस तरीके की बातें नहीं करनी पड़ती। और ये जो समाजवादी पार्टी है ये कब से ब्राह्मणों की जो है पहरेदार बन गई। हाँ। ये दोनों पार्टियां वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये इन दोनों पार्टियों के बारे में आपने बता दिया। आपका यही सवाल लेकर इन दोनों पार्टियों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी से उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। कांग्रेस पार्टी एक वक्त में ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश में उस तरीके से आगे बढ़ती रही। कहा यह भी जाता था कि ब्राह्मणों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिला है। और चुनावी हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर, यह मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जिधर ब्राह्मण शिफ्ट होता है सरकार उसी की बनती है। तो कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रह गई? क्या यही वजह है कि अब चंडी पाठ करने की जरूरत पड़ रही है प्रियंका गांधी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को हमेशा से सर्वोपरि मानती रही है और इसीलिए इस देश का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। जो जिस धर्म का है वो उस धर्म के अनुरूप अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पाठ करे, इस पर कहां रोक लगी हुई है। अगर प्रियंका गांधी जी चंडी पाठ करती हैं या राहुल गांधी जी केदारनाथ की यात्रा करने पैदल जाते हैं तो इसमें कहां रुकावट है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है वो इससे है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है लेकिन राम के नाम पर चंदा चोरी भी कर लेती है। समाजवादी पार्टी आज परशुराम की बात कर रही है, लेकिन जब मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई थी मथुरा के जवाहर बाग में, उसका जवाब देंगे क्या आईपीएस मुकुल द्विवेदी हत्याकांड जी? आप सभी ने अपनी पार्टी की बातें बता दी, स्टैंड बता दिया, लेकिन जो हमारे दर्शक है वो क्लियर देख पा रहे हैं कि सब लोग एक ही तरीके का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये और बात है कि किसी ने राम को पकड़ लिया, किसी ने परशुराम को पकड़ लिया, किसी ने कृष्ण को पकड़ लिया, कोई चंडी पाठ कर रहा है, लेकिन कर सब वही रहे हैं। शांतनु गुप्ता जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत करीब से, बहुत बारीकी से वाकिफ है। सर, मैं आपसे बिल्कुल शार्पली समझना चाहती हूँ कि बीजेपी के ऊपर और योगी आदित्यनाथ को लेकर आपने किताब लिखी, यानी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वहां किस तरीके से सरकार चल रही है। लेकिन ऐन चुनाव से पहले शांतनु जी, अगर बीजेपी को भी दिल्ली में जेपी नड्डा के नेतृत्व में ब्राह्मणों की मीटिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, मैं 2014 में ले चलूंगा आपके दर्शकों को। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई तो कांग्रेस की एक कमेटी बैठी, एके एंटनी कमेटी, कि हम कितनी बुरी तरह क्यों हारे। और एके एंटनी कमेटी ने कहा, देखिए आपको बाकी पैनलिस्ट को देखिए, मैं बिल्कुल चुपचाप सुना। प्लीज आप लोग शांतनु जी को सुनिए। वो कोई पार्टी का एजेंडा नहीं रख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की हकीकत जो कि हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको भी जाना है। प्लीज प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, शांतनु जी को प्लीज सुनिए आप लोग। 2007, 2004, 2002 का जो शांतनु जी प्लीज बोलिए। थोड़ा सा इनको चुप कराएंगे तो मैं आराम से अपनी बात कह सकूंगा। तो 2014 में जब एके एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी कांग्रेस के सामने, तो उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस को अपनी जो एंटी हिंदू इमेज है उसको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद से शुरू हो गया मंदिर भ्रमण। फैंसी ड्रेस की तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर जाने लगे, कभी जनेऊ पहनने लगे शर्ट के ऊपर से, कभी रुद्राक्ष पहनने लगे, कभी टीका लगा लिया फैंसी ड्रेस की तरह। और वैसा ही अखिलेश यादव और पार्टियों ने भी करा। देखिए, ये गलत तरीका है मेरे ख्याल से। देखिए, ये आतंकवाद चैनल पे आतंकवाद। प्लीज आप लोग नहीं बोलिए, मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शांतनु जी प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सरकार को ब्लैकमेल करके मोटा माल कमा रहे हैं और ये विश्लेषक बन जाते हैं। देखिए कितना प्लीज लीजिए, कटाक्ष नहीं करेंगे आप लोग, प्लीज एक दूसरे का सम्मान कीजिए प्लीज। जोर की मिर्ची लगी कि बिलबला गए। इनसे पूछे 2012 आप अपना चैनल खोल लीजिए ना, आप अपना चैनल खोल लीजिए ना। 2007-2009 पूछिए, जब आज लोकसभा रीमा जी आपको शांतनु जी प्लीज बोलिए। मैं तो नहीं चीख पाऊंगा। देखिए, 2017 से पहले ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 2017 से पहले केवल 4-5 चीजें सुनाई देती थी। हमें हज हाउस सुनाई देता था,
हमें मुस्लिम प्लीज लड़कियों के लिए सबसे स्कॉलरशिप गुजारिश है, एक एक करके मैं बात करूंगी। प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके आप अपनी बातें कही। आप शांतनु पे ही कमेंट कीजिएगा, लेकिन प्लीज एक एक करके प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से। भगवान राम का नाम लीजिए, भगवान राम का नाम आईपी सिंह मैं आप ही के पास आ रही हूँ। शांतनु जी के पास मैं आईपी सिंह आप ही के पास आ रही हूँ, प्लीज। हाँ शांतनु जी मैं कह रहा हूँ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 4-5 चीजें सुनाई देती थी हमें। हज हाउस सुनाई देता था, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप सुनाई देती थी, इफ्तार पार्टियां सुनाई देती थी, और सुनाई देता था कैसे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर बना देता। अब कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मैं राम मंदिर बनाया था। मतलब राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले आज कह रहे हैं कि मैं भी राम मंदिर बनाऊंगा। तो इससे बड़ी राम की विजय क्या है? इससे बड़ी राम की विजय क्या है जब राम भक्तों के हथियार राम मंदिर बनाने को रेडी है? अच्छा, अब इसी के साथ ये भी बता दीजिए, कुछ आंकड़े जब हम देख रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, सीएसडीएस की रिपोर्ट अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें ये पता चल रहा है कि ब्राह्मण वोटर जिधर शिफ्ट हुआ है, सरकारें उसी की बनी हो, चाहे बीएसपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, या हालिया उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी हो, ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में रहा है। इसके पीछे क्या आधार है? आपने मुझसे पूछा है रीमा जी, देखिए 2014 के बाद से मेरे ख्याल से चुनावी गणित बड़े बदल चुके हैं। हाँ। अभी एक नया वोटर पैदा हुआ है जिसे कहते हैं लाभार्थी वोटर, जिसको कुछ ना कुछ मिला है। हाँ। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, कोई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पे वोट करेगा, कोई झांसी की डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे वोट करेगा, कोई जेवर एयरपोर्ट के नाम पे वोट करेगा, कोई इसलिए वोट करेगा क्योंकि उसको चूल्हा मिला है, कोई इसलिए वोट करेगा क्योंकि उसके घर में टॉयलेट आया है, किसान इसलिए वोट करेगा क्योंकि उसको पीएम किसान मिला है, बहुत लाखों लोग इसलिए वोट करेंगे क्योंकि उनको घर मिला है। तो अब ये गणनाएं कि जाट कहाँ जाएगा, ब्राह्मण कहाँ जाएगा, क्षत्रिय कहाँ जाएगा, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। देखिए चिल्ला चिल्ली से कुछ नहीं होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन नजर आएगा बस। ठीक है, अब आप ही से मैं जवाब लेती हूँ। आईपी सिंह, मेरा सवाल सीधा है कि आपके समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, हर मंच से वो बेरोजगारी की बात करते रहे, हर मंच से वो विकास की बातें करते रहे, लेकिन आज अखिलेश यादव ब्राह्मण को समाजवादी बता रहे हैं। इसके पीछे मुझे आधार बताइए। किसी को आपत्ति नहीं होगी। आईपी सिंह आपसे सवाल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब वो अयोध्या छोड़कर जब वो चल दिए, वनागमन पर वो आगे बढ़े, नाम अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। ये चुनावी माहौल। अरे आपको आईपी सिंह, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि आपके नेता को समाजवादी ब्राह्मण कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो विकास की बातें कर रहे थे, आप तो बेरोजगारी की बातें कर रहे थे। आपके सुर क्यों बदल गए हैं? आप क्यों आ गए हैं दूसरे के पिच पे? आईपी सिंह, सीधा सवाल है, आप दूसरे के पिच पे आके बैटिंग क्यों कर रहे हैं? अरे जंगल राज खत्म हो गया भैया।